नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पीएम मोदी ने 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी सोनमर्ग टनल का किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय लोगों का जीवन होगा आसान, विकास में बदल रहा है जम्मू कश्मीर का अतीत। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को किया तलब। मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी। संगम नगरी में लग रही आस्था की डुबकी। अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। और आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी टनल का उद्घाटन किया जिससे कश्मीर और सोनमर्ग के बीच सर्दी और बर्फबारी के बीच भी संपर्क बना रहेगा। ये टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर श्रीनगर से करीब 69 किलोमीटर दूर कुलन गांव से शुरू होती है और सोनमर्ग के शुटकड़ी गांव पर खत्म होती है। टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर की है। इस टनल में सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक स्केप टनल और वेंटिलेशन टनल बनाई गई है। अप्रोच रोड और क्रीपर लेन की भी व्यवस्था की गई है। सोनमर्ग टनल का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल पर भी काम जारी है। जोजिला के बन जाने के बाद सोनमर्ग और द्रास के बीच कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। साथ श्रीनगर और करगिल के बीच साल भर संपर्क बना रहेगा। जोजिला टनल का काम साल 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे बीते दशक में श्रीनगर को रेल से कनेक्ट करने, सड़क मार्ग पर टनल बनाने जैसे काम सफलतापूर्वक किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ने से जम्मू कश्मीर में नए अवसर, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। और मेरा तो हमेशा मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में हालात बदलने के काम अकेले सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने कंधे से कंधे मिलाकर किया है। अब राज्य का एक मुकम्मल भविष्य नजर आ रहा है। पुरानी जंजीरों को तोड़ जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज
विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। इसलिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को मिल गई है। एजेंसी ने 4 जनवरी को इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। सत्येंद्र जैन इस मामले में नियमित जमानत पर हैं। उन्हें मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली में झुग्गी पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली एलजी पर कुछ आरोप लगाए तो उपराज्यपाल का भी जवाब आ गया। एलजीबी के सक्सेना ने केजरीवाल को चेतावनी दे दी है कि अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदला है, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि डीडीए ने न तो इस बस्ती का लैंड यूज बदला है और न ही डीडीए ने कोई बेदखली या तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर को डीडीए की बैठक में केजरीवाल जी के 2 विधायक मौजूद थे। मेरी उनको सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय पर झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा स्पीकर के सामने रखे जाने में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट्स को स्पीकर को भेजने में तेजी दिखानी चाहिए थी ताकि इस पर सदन के अंदर बहस हो पाती। बीजेपी के 7 विधायकों की ओर से दायर याचिका में दिल्ली के प्रशासन से जुड़ी कैग की 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई है कि स्पीकर को निर्देश दें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं ताकि दिल्ली में चुनाव की घोषणा होने से पहले सदन पर इस पे बहस हो सके। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि अब जब चुनाव इतने नजदीक हैं तो विधानसभा का विशेष सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट 2:30 बजे फिर से इस मसले पर सुनवाई करेगा।
भाजपा ने कैग रिपोर्ट्स पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा संचालित दिल्ली सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से अपने कदम पीछे खींच रही है। घोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन पेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली समेत पूरे देश के लिए संवैधानिक आपदा बताया। उन्होंने कहा, स्वघोषित ईमानदार पार्टी अपनी सरकार का लेखा जोखा सदन के पटल पर न रखकर खुद को संवैधानिक आपदा साबित कर रही है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, ये आपदा तो थी ही। आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। आप सब सोचिए, इस सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को हटाने को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले झुग्गियों को न हटाने का दावा किया था। अगर सच में अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी क्लस्टर के कल्याण के लिए काम किया होता तो उन्हें इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहा है कि एक भी झुग्गी हटाए जाने पर केजरीवाल के इस्तीफा देने का दावा का क्या हुआ। एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। कहाँ गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में 30,000 35,000 वोटर जो है उठा के यहां से बाहर फेंक दिया जाता है। हमें पता भी नहीं है वो कहां है। कांग्रेस का व्यक्ति जब भी कोई भी अगर आता था झुग्गी तोड़ने के लिए तो हमारे लीडर उसके सामने होते थे। ये माना जाता था कि बुलडोजर के आगे कांग्रेस के लीडर लेट जाया करते थे। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाई हैं। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही आतिशी नामांकन से पहले रोड शो में इतना व्यस्त हो गई कि नामांकन दाखिल करने का समय ही निकल गया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री रोड शो और रैली के साथ साथ कई कार्यक्रम थे, जिसके चलते नामांकन ऑफिस पहुंचने में उन्हें देरी हुई और उनका नामांकन नहीं हो पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में आतिशी ने इसी सीट से जीत हासिल की थी। वहीं इस बार आतिशी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा से है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस बुलेटिन में खबरें जारी रहेंगी डीडी न्यूज पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह मना। गांधीनगर के लावण दहगाम स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में 447 छात्रों के अलावा नौसेना के 11 अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्री प्रदान की। अपने दीक्षांत भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के छात्रों को
देश के विकास में योगदान देने की अपील की। इस मौके पर गुजरात के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत आगामी हज सत्र के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा सुरक्षित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। रियाद में उन्होंने परिवहन और रसद सेवाओं के मंत्री सालेह बिन नासिर अल जस्सर से भी मुलाकात की। साथ ही दोनों देशों के बीच परिवहन और रसद क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एनसीसी के तीनों स्कंदों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सीडीएस ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कैडेटों के अनुशासन की सराहना की। उन्होंने जनवरी महीने की विशेषता बताते हुए जनवरी को महोत्सव का महीना बताया। January, if you see, is a month of festivals, national festivals. Today is 13th of January. I am addressing the youth of the country, the future of the country. Tomorrow is 14th, it's the Veterans Day. Tomorrow we'll pay homage to all those who are not amongst us, and we'll thank the soldiers for whatever they have done in the country. एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट रोजाना रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेटों ने भी शिविर में अद्भुत प्रस्तुति दी। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के लिए कैडेटों ने नॉनवेज भी त्याग दिया। कैसा रहा इन कैडेटों का अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेटों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। क्या संदेश देने का प्रयास किया, ये बात करते हैं। हमारे कर्नाटक एंड गोवा में जो एंशिएंट टेम्पल्स और स्कल्पचर्स है, उन जो वुमेन स्कल्पचर्स जो है उसके बारे में हमने डांस किया और हमारे लॉर्ड चन्नकेशवा के बारे में कुछ हमने डांस परफॉर्म किया। और जो हमारे स्टेट में बहुत फेमस है वो पंजुर्ली, कांतारा जो मूवी में आए थे ना सर, उसी तरह हमारे लॉर्ड पंजुर्ली है सर, उसके हमने डांस परफॉर्म किया। 5 क्लासिकल डांसर्स विद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। हम सब ने 6 मंथ्स इसके लिए हार्ड प्रैक्टिस करके इधर आज सबका सामने परफॉर्म करने के लिए बहुत खुश हो रहे हैं सर। चन्नकेश्वर टेम्पल के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस मंदिर के अंदर एक गॉड है सर। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड सर। ये ऐसे ही हमने नहीं किया, इसके लिए बहुत हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़े। हम सब लोगों ने, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सिंगर्स, डांसर्स, ये जो भी कॉस्ट्यूम पहने, सब लोगों ने 3 महीने से नॉनवेज नहीं खाया है। स्ट्रिक्ट प्रेयर्स करके सब लोग एक टीम बन के अच्छे से सब लोग हर एक डांस के पहले प्रे करके ये परफॉर्म करते हैं। We are very happy. I mean, we are very proud that we are here on stage, and it was not an easy process to come on this stage, sir. And I'd say we have put a lot of efforts to reach till here, and yeah, we are all very happy. यहाँ कैडेट आके काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि 6 महीने लगातार इन कैडेटों ने मेहनत की है और इनकी मेहनत तब सफल हो रही है जब वीवीआईपी के सामने ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि ताहिर हुसैन पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गंभीर आरोप है। पुलिस का कहना है कि ताहिर हुसैन जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले भी लोग जेल से नामांकन दाखिल करते रहे हैं। पुलिस ने अपनी दलीलों के समर्थन में अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि जेल में रहते हुए भी ताहिर हुसैन नामांकन भर सकते हैं।
ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने और चुनाव प्रचार के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के प्रथम दिन दोपहर तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान कर लिया है। अभी भी लाखों लोग लगातार गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति के ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। कहा जा रहा है कि यह शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। त्रिवेणी के संगम में सुबह से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही 1 महीने के कल्पवास की शुरुआत भी आज से हो गई। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ प्रथम स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ और दोपहर तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान कर लिया है। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमारे जो 7 मेन रोड्स हैं जो कि प्रयागराज की तरफ आते हैं, जहां से मैक्सिमम रोड ट्रैफिक आती है, तथा 9 हमारे रेलवे स्टेशंस हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे एयर मोड से भी लोग आ रहे हैं। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की, वो लगभग आज 60% वो भर गई थी। देश भर से लोग महाकुंभ के महासंगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रयागराज में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं संगम स्नान करने आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। त्रिवेणी को लेकर के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो हम लोग आसाम से गुवाहाटी से आया हूँ और त्रिवेणी संगम में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा है, फीलिंग बहुत अच्छा हुआ है। हम बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। यहाँ का सुविधा तो अच्छा है। हम लोग जहाँ पे रहा है वहाँ भी अच्छा अरेंजमेंट है। हम लोगों का ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज में अब तक लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब यूं ही 45 दिनों तक उमड़ा रहेगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया है। यहां आए कई अन्य श्रद्धालुओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साफ स्वच्छता देख रहा हूं। प्रशासन ने, मीडिया ने और लोकल स्टाफ ने, मतलब लोकल प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें। इंदौर में जितनी स्वच्छता है उतनी स्वच्छता यहाँ पर भी है और बहुत मतलब एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का। डुबकी लगाए, अब हर हर गंगे। बहुत अच्छा लगा। पहले तो थोड़ा डाउट था जो कैसे कैसे कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर किसी को पूछने से सब बता देते हैं कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन धर्म के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ एक मन की शुद्धि और तन की शुद्धि भी होती है। सब लोगों से अपने धर्म के बारे में जानना होता है। मुझे तो सबसे ज्यादा इसलिए इच्छा थी क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि जब 12 कुंभ जब पूर्ण होते हैं उसके बाद एक महाकुंभ आता है, तो वो 144 ईयर्स में एक बार मौका मिलता है। तो मुझे था कि इतना बड़ा मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ।
आज पूरे देश भर में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर अमृतसर में लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते, नाचते और खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोहड़ी का बहुत सांस्कृतिक महत्व भी है क्योंकि यह एकजुटता का भी प्रतीक है। लोहड़ी का पर्व कड़ाके की सर्दियों के अंत का भी प्रतीक है और आने वाले लंबे दिनों का स्वागत करता है। ये त्योहार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोहड़ी रबी की फसलों, खास तौर पर गन्ना, गेहूं और सरसों की कटाई का प्रतीक है और असम की संस्कृति को अपने में समेटने वाले पर्व बिहू की धूम है। दावत का पर्व कहे जाने वाले बिहू को असम में भोगली बिहू और माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बिहू पर्व में आज उरुका की रात असमवासी अपने परिवार और दोस्तों के साथ भव्य भोजन का आनंद लेने की तैयारियों में जुटे हैं। इसको खास बनाने के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। बाजारों में हलचल है और उत्सव की उत्साहपूर्ण तैयारियां जारी हैं। उरुका रात में प्रियजनों के साथ दावत का आनंद लेने की परंपरा और असमिया संस्कृति को जीवंत करने के लिए बाजार लारस, पीठा और चपटे चावल के साथ दही जैसे पारंपरिक व्यंजनों से भरे नजर आए। उधर विश्व धरोहर में शुमार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समर्पित वन रक्षक भोगाली बिहू मनाने में मशगूल दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान में ही पारंपरिक बिहू नृत्य का आयोजन किया। करीब हफ्ते भर तक चलने वाले बिहू के दौरान कलाकार पारंपरिक ढोल, ताल, भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र, पेपा, टोका और बाही यानी बांसुरी समेत अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र के बीच सभी मस्ती करते नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.